हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरसी इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, चिरम मस्त रहें। आज का वीडियो बास्कुलर एक्सिस ऑफ सीआरआरटी के ऊपर है। तो जानते हैं कि बास्कुलर एक्सिस कौन कौन से बास्कुलर एक्सिस हम सीआरआरटी में यूज़ करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, अभी तक मेरे जितने वीडियोस आए मैक्सिमम वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सभी वीडियोस के लिंक जगह ना कम होने की वजह से देना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर मैं बहुत सारे एमसीक्यूज़ और थ्योरी पार्ट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वैकेंसीज वगैरह और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं टाइम कम होने की वजह से यूट्यूब पे नहीं लाती, लेकिन वहाँ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। देना करते हो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वास्कुलर एक्सिस फॉर सीआरआरटी, कौन कौन से वास्कुलर एक्सिस हम सीआरआरटी में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है इंट्राजुगुलर वेन, लेकिन इसके कुछ इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, वो हमें समझनी पड़ेंगी। रिस्क हम इसे बोल सकते हैं, लोअर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इसका क्या फ़ायदा है, हम इसमें सीआरआरटी में कौन कौन से वास्कुलर एक्सिस यूज़ करते हैं। जुगुलर वेन यूज़ करते हैं, फेमोरल वेन यूज़ करते हैं और सबक्लेवियन वेन यूज़ करते हैं। फेमोरल जो कि पैर में होगी, जुगुलर जो कि गर्दन में होगी और सबक्लेवियन जो कि आपके कंधे की तरफ से आएगी। ठीक है, वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता दिया है। देखिए, जुगुलर में लोअर रिस्क, सबसे सेफ जो सीआरआरटी के लिए जो सेफ इसे बोलेंगे हम एक्सिस है, वो क्या है, जुगलर है। ठीक है, यहाँ पे लोअर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है। सिंप्लिसिटी, जो कैथेटर को मतलब अंदर कैथेटर को इंसर्ट करने वाला जो प्रोसेस होता है काफ़ी इजी होता है, ज़्यादा इजी नहीं, लेकिन हाँ फिर भी सिंप्लिसिटी होता है इसमें। फिमोरल वेन वाले में क्या होगा, ऑप्टिमल साइट ऑफ इमोबिलाइज पेशेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि देखिए, इसको ये साइट जो है फिमोरल कैथेटर से अगर हम कोई भी वास्कुलर एक्सिस बनाते हैं सीआरआरटी के लिए, एक तो ये सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, दूसरा पेशेंट क्योंकि अगर मूव करेगा तो भी उसके लिए दिक्कत होगी। ठीक है, तो ऐसे इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं और ईजेस, लेकिन हाँ इंसर्शन करने के प्रोसेस को देखा जाए तो सबसे जुगुलर से भी आसान प्रोसीजर फेमोरल का रहता है। ठीक है, सबक्लेवियन वेन की बात करते हैं, हाई रिस्क ऑफ न्यूमोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स के चांस रहते हैं इसमें। एसोसिएटेड होता है ये सेंट्रल वीनस स्टेनोसिस से। अब कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं सीआरआरटी मेम्ब्रेन के डायलाइजर के। सबसे पहले जो सीआरआरटी मेम्ब्रेन का जो डायलाइजर होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। हाई सरफेस एरिया होता है। पहले सेल्यूलोज को यूज़ करते थे, नाउ ए डेज हम क्या है, सिंथेटिक बायोकम्पेटेबल मेम्ब्रेन को यूज़ करते हैं, लाइक पॉलीसल्फोन वगैरह डिफरेंट। पोर साइज इफेक्ट करता है सॉलिड ट्रांसफ़र को। देखिए, जितना ज़्यादा पोर साइज होगा किसी भी डायलाइजर का सीआरआरटी का, उतना ही ज़्यादा सॉल्यूट्स जो है ट्रांसफ़र होंगे। जितनी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा सॉल्यूट ट्रांसफ़र होंगे। इसके अलावा फॉस्फेट आर लॉस्ट एट द सेम रेट एज यूरिया। जो सीआरआरटी का डायलाइजर होता है उसमें यूरिया के समान ही फॉस्फेट भी रिड्यूस होता है। ठीक है, इसके अलावा डज नॉट क्लियर प्रोटीन बाउंड मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, ये जो सीआरआरटी का जो मेम्ब्रेन होती है, डायलाइजर की मेम्ब्रेन होती है, ये प्रोटीन बाउंड मॉलिक्यूल को क्लियर नहीं करती प्रॉपर तरीके से, लाइक मेडाजोलम जो कि मोस्ट प्रोबेबली 6 सिचुएशन में दिया ही जाता है। रिमूव ग्लूकोज, साथ के साथ ये ग्लूकोज को भी रिमूव करता है। ऐसा क्यों हो रहा है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। मैनी ड्रग्स आर ऑल्सो रिमूव्ड एंड वी मस्ट गिव एक्स्ट्रा डोज व्हेन रिक्वायर्ड। बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं वो इसके थ्रू रिमूव हो जाती है और हमें एक्स्ट्रा डोज की भी रिक्वायर पड़ जाती है कभी कभी। ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकलेंगी, ख़राब भी निकलेंगी, अच्छी भी निकलेंगी। देखिए, एंटीकोगुलेंट्स की बात करते हैं तो सीआरआरटी में जनरली एंटीकोगुलेंट को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन कुछ एंटीकोगुलेंट को कुछ सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू फिजिशियन यूज़ किया जाता है, जैसे अनफ्रैक्शनेट हेपेरिन को, सिट्रेट को, लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन को और प्रोस्टासाइक्लिन को भी। ठीक है, इसके बाद अनफ्रैक्शनेट हेपेरिन की बात करते हैं। तो देखिए, अनफ्रैक्शनेट और स्टैंडर्ड हेपेरिन इज द एंटीकोगुलेंट एजेंट है मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सीआरआरटी टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट। ये एंटीकोगुलेंट है और मोस्ट प्रोबेबली अनफ्रैक्शनेट हेपेरिन सीआरआरटी में यूज़ किया जाता है, जिससे कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट में क्लॉटिंग को बचाया जा सके। अनफ्रैक्शनेट हेपेरिन के बारे में मैंने एंटीकोगुलेंट वाले चैप्टर में अच्छा खासा दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। द यूएफएच
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हेपेरिन जो है इनएक्टिव करता है फैक्टर लाइक 10A एंड सेकंड ए। द हाफ लाइफ जो होता है अनफ्रैक्शनेट हेपेरिन का 19 मिनट होता है, लेकिन ये रीनल फेलियर पेशेंट में ये 3 आवर्स तक भी इंक्रीज हो सकता है। लेस कॉमन एंटीकोगुलेशन ऑप्शन इंक्लूड UFH विद प्रोटामाइन। अब देखो क्या होता है कि वैसे तो हम एंटीकोगुलेंट ये अनफ्रैक्शनेट हेपेरिन देते ही हैं, लेकिन सम टाइम हम इसको रिवर्स करने के लिए प्रोटामाइन के साथ भी यहाँ पे दिया हुआ है कि लेस कॉमन एंटीकोगुलेशन ऑप्शन इंक्लूड करता है अनफ्रैक्शनेट हेपेरिन को किसके साथ में, प्रोटामाइन के साथ में रिवर्स करने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमने किसी पेशेंट को हेपेरिन दिया और उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई तो हम उसको रिवर्स कैसे करेंगे। मानिए मैंने 5 ml हेपेरिन किसी पेशेंट को दिया है, तो अगर मैं उसे 5 ml प्रोटामाइन दे दूंगी तो वहीं के वहीं वो जो उसका असर है हेपेरिन का ख़त्म हो जाएगा। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन थ्रोम्बोसिस एंटागोनिस्ट एंड प्लेटलेट इनहिबिटिंग एजेंट। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, और भी मैंने इसमें चीज़ दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सिट्रेट वर्क एज ए एंटीकोगुलेंट इन CRRT। सिट्रेट इट इन्फ्यूज इनटू द ब्लड एट द स्टार्ट ऑफ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट एंड प्रोवाइड एंटी। देखो सिट्रेट क्या है, एक तरह का सॉल्यूशन है, लाइक जैसे आप पार्ट ए पार्ट बी को देख रहे हैं, उसी तरीके से जब आप CRRT करेंगे तो आपको सिट्रेट मिलेगा। तो इसको एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट में पहले से ही डेवलप कर दिया जाता है, जिससे कि जब CRRT हो तो कोगुलेशन के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, और ये ब्लड में मिलके काम करता है तो कोगुलेशन के चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से चीलिंग हो जाती है कैल्शियम, आयोनाइज कैल्शियम की। जो कैल्शियम जो होता है वो क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाता है अगर हम सिट्रेट CRRT करते हैं तो। प्रोस्टासाइक्लिन की बात करते हैं तो प्रोस्टासाइक्लिन को हम प्रोस्टाग्लैंडिन 12 और प्रोस्टासाइक्लिन के नाम से जानते हैं। ये एक तरह का क्या है, प्रोस्टाग्लैंड एक हार्मोन का ग्रुप है, ठीक है, और इसको हम इन्फ्लामेशन में भी यूज़ करते हैं एंटीकोगुलेशन के साथ बेस्ट नोन फॉर इट्स रेगुलेटरी रोल विद इन द कार्डियो। इसको सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है वो क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की प्रॉब्लम में, बिकॉज इट प्रमोट वास्कुलर स्मूथ मसल सेल्स। इसके अलावा रिलैक्सेशन देता है, वासोडाइलेशन, और इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। तो इसका हमें 2 तरीके से यूज़ मिल गया। एक तो इसका जो यूज़ है इन्फ्लामेशन में हो रहा है, साथ के साथ इसका एंटीकोगुलेंट में भी यूज़ हो रहा है। CRRT सर्किट क्लॉट प्रिवेंशन। देखो CRRT के समय में कैसे हम सर्किट के जो क्लॉट है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले सर्किट प्रिवेंशन करेंगे, मतलब अच्छे तरीके से उसको देखेंगे, गुड एक्सेस होगा, मतलब जो हमारा कैथेटर है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रॉपर तरीके से फ्लो आ रहा हो, अप्रोप्रिएट ब्लड फ्लो होगा, अप्रोप्रिएट मेम्ब्रेन साइज होगा और टाइप होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू पेशेंट बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अगर हम डायलाइजर चूज़ करते हैं, सही डायलाइजर चूज़ करते हैं तो ये भी क्लॉटिंग को रोकने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। प्री डाइल्यूशन, पोस्ट डाइल्यूशन इन द एयर बबल ट्रैप, साथ के साथ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन स्टाफ। ऐसे ही किसी स्टाफ को नया लगा दिया जाए, सबसे पहले CRRT करने के लिए पेशेंट जो भी स्टाफ है उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे कि वो CRRT को अच्छी तरीके से कर पाए। साथ के साथ एंटीकोगुलेशन अगर डॉक्टर या फिजिशियन बोलता है तो आप दें प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं है कि जैसे हीमोडायलिसिस में देते हैं वैसे नहीं देना होता। अब देखो यहाँ पे प्री डाइल्यूशन की बात हुई, तो प्री डाइल्यूशन क्या है, प्री डाइल्यूशन का मीन्स है रिप्लेसमेंट सॉल्यूशन मिक्स विद द ब्लड प्रायर टू इज एंट्री इनटू द फिल्टर। जब हम रिप्लेसमेंट सॉल्यूशन को किस में कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं ब्लड के साथ में, कब, फिल्टर में जाने से पहले, तो ये क्या कहलाता है, प्री डाइल्यूशन। पोस्ट डाइल्यूशन का मीन्स होता है रिप्लेसमेंट सॉल्यूशन मिक्स विद द ब्लड आफ्टर इट हैज़ पास थ्रू द फिल्टर। जब जो सॉल्यूशन होता है रिप्लेसमेंट सॉल्यूशन वो मिक्स होता है कब, ब्लड में, आफ्टर इट हैज़ पास थ्रू द, जब यह फिल्टर से पास हो चुका होता है तब इसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट डाइल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि बोलस डोज जो होती है वो 500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट तक रहता है अकॉर्डिंग टू फिजिशियन एंड पेशेंट कंडीशन। इसके अलावा कंटिन्यूस इन्फ्यूज़न होगा 300 to 500 इंटरनेशनल यूनिट पर आवर अकॉर्डिंग टू फिजिशियन एंड पेशेंट कंडीशन। APPT एंड
PTINR monitor before CRRT, during CRRT and after CRRT, during CRRT and before CRRT. APPT and platelet count routinely measured होनी चाहिए CRRT पेशेंट के लिए. हिपेरिन, अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था सिट्रेट वगैरह. हिपेरिन की बात करते हैं तो हिपेरिन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे. इट सेड इन ए पेशेंट विद नॉर्मल कोगुलेशन प्रोफाइल. ये सेड नहीं है, सॉरी, ये यूज्ड है. ये उन लोगों में यूज़ किया जाता है जिनका कोगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल होता है, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होती हैं और ब्लीडिंग के रिस्क जिन CRRT के पेशेंट में सबसे कम होते हैं, उनके लिए हम हिपेरिन यूज़ करते हैं. हिपेरिन चीप होता है, इफेक्टिव होता है और टॉलरेटिव भी होता है. मोस्ट कॉमन एंटीकोगुलेंट यूज्ड इन CBVH. जो CRRT का CBVH वाला जो प्रोसेस होता है उसमें हम मोस्टली एंटीकोगुलेंट को यूज़ करते हैं. टिपिकल हिपेरिन डोज क्या होती है CRRT में? प्राइमिंग ऑफ द सर्किट का जो प्राइमिंग होता है उसमें 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर के हिसाब से हम दे सकते हैं. इनिशियल हिपेरिन बोलस जो होता है वो 5 to 10 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी वेट के हिसाब से, पेशेंट के वेट के हिसाब से दे सकते हैं. इन्फ्यूज़न हिपेरिन जो हम रखते हैं वो भी 5 to 10 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर आर के हिसाब से रखते हैं. लेकिन ये सारी चीज़ें पेशेंट की कंडीशन एंड फिजिशियन के इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती हैं. ठीक है, अब यहाँ पर आता है APTT ऑन पोस्ट फिल्टर. एडजस्ट हिपेरिन डेट टू कीप APTT बिटवीन 1.5 and 2 times. Citrate anticoagulation has been widely used and alternative to heparin. देखो CRRT में मोस्ट प्रोबेबली हिपेरिन वगैरह की जगह सिट्रेट को हम यूज़ ही करते हैं. इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें और दे रखी हैं कि द यूज़ ऑफ सिट्रेट एंटीकोगुलेंट में रिक्वायर मॉडिफिकेशन ऑफ द डायलिजेट कंपोजिशन बिकॉज सिट्रेट प्रोवाइड एल्केलाइल लोड. द डायलिजेट फ्लूइड CRRT इज कैल्शियम फ्री टू प्रिवेंट. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिट्रेट में कैल्शियम नहीं रहता है, तो कैल्शियम कम होने के चांसेस होते हैं सिट्रेट CRRT में. ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन में क्या दिया जाता है? अगर हम बात करते हैं CRRT के प्रिस्क्रिप्शन की, तो वास्कुलर एक्सेस होना चाहिए CRRT के लिए. सबसे पहले ब्लड फ्लो रेट होना चाहिए इतने से इतना. वो डॉक्टर फिजिशियन इतने से के बीच में कितना कराएगा पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो फिजिशियन जानता है या डॉक्टर जानेगा अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन. डायलिजेट फ्लो जो होता है 200 to 300 ml पर आवर होना ही चाहिए. रिप्लेसमेंट फ्लूइड जो है, फ्लो रेट जो है 500 से 1000 ml पर आवर. लेकिन सेम चीज़ कि भाई ये जो फ्लूइड रखा गया रिप्लेसमेंट फ्लो रेट, ये भी डॉक्टर की परमिशन पे डिपेंड करता है. इफ्लुएंट फ्लो रेट डोज जो होती है ग्रेटर देन होनी चाहिए 20 to 25 ml पर केजी पर आर. फ्लूइड रिमूवल रेट जो होता है वो 200 से 250 ml पर आर. एंटीकोगुलेंट भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिशियन. साथ के साथ पोटेशियम कंटेंट ऑफ डायलिजेट एंड रिप्लेसमेंट फ्लूइड 0 to 4 मिली इक्विवेलेंट पर पेशेंट पोटेशियम दे सकते हैं. कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं CRRT के? वास्कुलर एक्सिस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, फ्लूइड इम्बैलेंस हो सकता है, हाइपोटेंशन, हीमरेज, वीनस स्टेनोसिस, वीनस थ्रोम्बोसिस, ट्रोमेटिक आर्टीरियोवीनस फिस्टुला, न्यूमोथोरैक्स, एयर एम्बोलिज्म, हीमोथोरैक्स, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ब्लड लॉस, हीमोलाइसिस, विसरल इंजरी. इसके साथ साथ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं. एलर्जिक रिएक्शन टू हीमोफिल्टर एंड हीमोडायलाइजर एंड ट्यूबिंग से रिलेटेड एयर एम्बोलिज्म हो सकता है. कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. हाइपोथर्मिया हो सकता है. कैथेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं. हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया. इसके अलावा इनकरेक्ट मेडिकल डोज, सर्किट थ्रोम्बोसिस, इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सिस फेलियर हो सकता है, मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास से रिलेटेड. इसके अलावा फ्लैक्चुएशन इन सॉल्ट वैलेंस हो सकता है, कोगुलोपैथी हो सकता है, एक्सीडेंटल जो ट्यूबिंग होती है या वेंटिलेटर से ट्यूबिंग हट जाए या डायलाइजर की ट्यूबिंग हट जाए या कट जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है. तो ये थे सारे कॉम्प्लिकेशन. यहाँ पर मैंने पिक्चर दिखाई है कि कौन कौन से CRRT में कॉम्प्लिकेशन होते हैं. जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कैथेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन दे रखे हैं, इन्फेक्शन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन दे रखे हैं, नॉन इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन है, नॉन इन्फेक्शियस अर्ली 1 वीक के कॉम्प्लिकेशन दे रखे हैं. तो ये भी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से.
इसके अलावा यहाँ पर रीजनल सिट्रेट एंटीकोगुलेंट से होने वाली जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर शो हो रही है, तो आप इस पिक्चर को भी यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।